नमस्ते। आज हमारी 82वीं वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले सप्ताह हमने एडॉप्शन के बारे में चर्चा किया था और वह चर्चा अधूरी रह गई थी। इसी क्रम में आज का ये वेबिनार एडॉप्शन के ऊपर ही हम बात करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। समय समय पर कुछ रेगुलेशंस कारा के द्वारा दिए जाते रहे, कुछ गाइडलाइंस दिए जाते रहे हैं कारा के द्वारा, जो जानना और समझना सारे स्टेक होल्डर्स के लिए महत्वपूर्ण है। अगर स्टेक होल्डर्स में मैं बात करूं तो सबसे महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर इस पूरे प्रोसेस में चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज के लोग हैं। उनको संवेदनशील होकर के इस मुद्दे पर काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो एक साथ दो परिवारों की जिंदगियों का सवाल रहता है, एक बच्चे का और एक उस परिवार में जहां बालक जाता है। जैविक माता पिता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी भी हालत में बच्चे को जैविक माता पिता से अलग नहीं करना चाहिए, पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। लेकिन अगर मजबूरी बस किसी कारण बस उनको अलग करना पड़े तो एडॉप्शन एक बेहतर तरीका है, एक अच्छा तरीका है, जिसके माध्यम से उस बालक को परिवार मिल सकता है और परिवार को बालक मिल सकता है। इन सारी विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे दोनों एक्सपर्ट्स आज फिर जुड़े हुए हैं। विस्तार में परिचय मैंने पिछले सप्ताह करा दिया था। कविता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, फॉर्मर मेंबर सब कमेटी कारा, फॉर्मर मेंबर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी CWC दिल्ली, वेरी एक्टिव मेंबर। आप हमारे साथ चौथी बार इस वेबिनार में जुड़ रही हैं, आपका स्वागत है। ओवर टू यू कविता जी। थैंक यू डॉक्टर चौबे, और आप सभी को नमस्कार। आई होप मेरी आवाज सबको अच्छे से सुनाई दे रही है। एवरीथिंग इज क्लियर। ओके, और लकीली आज आई थिंक ये प्रेजेंटेशन भी दिखाई दे रहा है। वैसे आज कोई ज्यादा इसमें स्लाइड्स नहीं है, पर जो पिछले सत्र में हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें क्या दत्तक ग्रहण से संबंधित कानूनी प्रावधान है वो हमने देखे। फिर हमने इस बात पर भी गौर किया कि बाल कल्याण समिति की इस पूरी प्रक्रिया में क्या भूमिका है, DCPU की क्या भूमिका है। तपोव्रत जी ने आपको ये भी बताया कि सोशल वर्कर्स की क्या भूमिका है। तो यहाँ इस चर्चा में जो सबसे प्रखर रूप से बात हमारे सामने आती है वो यही है कि दत्तक ग्रहण एक कानूनी प्रक्रिया है। तो इसमें जो भी कार्य करने हैं, जो कर्तव्य सभी हितधारकों के लिए दे रखे हैं, वो विधि संगत तरीके से ही करने हैं। पर दूसरी तरफ क्योंकि ये एक संवेदनशील प्रक्रिया है, तो यहाँ जो भी सामाजिक, पारिवारिक, भावनात्मक परिवेश या परिस्थितियां हैं, तो उनका भी पूरा ध्यान रखना है। तो एक संतुलन लाने की जरूरत है। जब हम कानून की बात करते हैं तो कानून में हर कार्य के लिए एक समय सीमा निर्धारित की गई है। जो भी कर्तव्य हैं हितधारकों के लिए, उनके लिए एक टाइमलाइन दी गई है। इस टाइमलाइन में रहते हुए कार्य पूरा करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जल्दबाजी की जाए और जो सम्यक जांच की प्रक्रिया दे रखी है, जो निर्देशित की गई है, उसको संपूर्ण ना किया जाए। वो कहते हैं ना, जैसे कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, बट एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो सेड कि जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड। तो यहाँ पर दोनों चीजों का ध्यान रखना है। जल्दबाजी भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी समय सीमा का ध्यान रखते हुए समय पर सारे काम होने चाहिए। तो ये संतुलन लाना बहुत जरूरी है, और इस संतुलन को लाने का एक ही तरीका है, और वो ये है कि जिन जिन हितधारकों के लिए जो जो काम निर्देशित और निर्धारित किए गए हैं, वो उन्हें करने हैं। तो यहाँ पर कई बार ऐसा देखा जाता है कि CWC हर चीज अपने ऊपर ले लेती है, और वैसा कानून में नहीं कहा गया है। मान लीजिए किसी केस में बच्चे को विधिक सहायता की जरूरत है, तो वहां पर CWC का काम है विधिक सहायता सुनिश्चित करना, लेकिन वो विधिक सहायता देने का काम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का है। तो यहाँ पर जब भी जरूरत पड़े एक लीगल एड काउंसिल अवेलेबल होना चाहिए, कमिटी में ही उपलब्ध रहना चाहिए। तो इसके लिए कमिटी ये प्रयास करे कि जब भी जरूरत हो, चाहे वो सरेंडर के टाइम जो जैविक माता पिता या गार्डियन बच्चे को सरेंडर कर रहे हैं तो उनकी लीगल काउंसलिंग के लिए जरूरत हो, या फिर बच्चे के बिहाफ पर अगर किसी लीगल फोरम में, कोर्ट में कहीं पर भी एप्लीकेशन लगानी है तो उसके लिए वकील की जरूरत हो,
तो ऐसी स्थिति में जब भी कोई कानूनी पेचीदगी है, जब भी कोई लीगल कॉम्प्लेक्सिटी है, तो वहां सीडब्ल्यूसी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से एक वकील लेकर के बच्चे को या जो बच्चे के जैविक माता पिता हैं उन्हें उपलब्ध करवाए। इसी तरीके से अगर बच्चे को काउंसलिंग की जरूरत है, और दत्तक ग्रहण की जो प्रक्रिया है उसमें तो स्पष्ट शब्दों में हर जगह लिखा हुआ है कि अडॉप्शन के पहले प्री अडॉप्शन काउंसलिंग की जरूरत है, फिर अडॉप्शन की जो प्रोसेस चलती है उसके दौरान काउंसलिंग की जरूरत है, फिर पोस्ट अडॉप्शन काउंसलिंग की भी जरूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पर योग्य प्रशिक्षित काउंसलर्स उपलब्ध होने चाहिए। अब ये जो काउंसलर्स हैं इन्हें अवेलेबल कराने की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की है। तो यहाँ डीसीपीयू की जिम्मेदारी है कि वो एक पैनल बना के रखे जिसमें ट्रेन्ड वेल क्वालिफाइड जो काउंसलर्स हैं या मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं या कोई भी और अगर स्पेशल एजुकेटर है, ट्रांसलेटर हैं, किसी की भी अगर जरूरत पड़ती है तो उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन उस डायरेक्टरी में रहे। सो रिसोर्स डायरेक्टरी मेंटेन करने की जिम्मेदारी डीसीपीयू की है, और यहाँ पर बच्चे को ये सुविधा मिले इसको सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सीडब्ल्यूसी की है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी ये प्रक्रिया चलती है, इनफैक्ट अडॉप्शन ही नहीं, बाकी जो दूसरे भी पुनर्वास के जो विकल्प हैं उनको अपनाते समय सीडब्ल्यूसी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करे कि जहां जहां बच्चे का जो अधिकार है वो उसे जरूर मिले। और इसके लिए आपसी समन्वय, आपसी सामंजस्य से आप चाहे फोन पे कम्युनिकेट करिए या आप पत्राचार करिए, ईमेल करिए, पर जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनका कोऑर्डिनेशन यहाँ पर बहुत जरूरी है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और इसीलिए रेगुलेशंस में खास तौर पर कहा गया है कि क्वार्टरली मीटिंग होनी चाहिए सभी स्टेक होल्डर्स के बीच में। अब मुझे नहीं पता कि आज की डेट में ये मीटिंग्स हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। हम जब ट्रेनिंग कर रहे थे कारा की तरफ से तो मोस्टली हर स्टेट में हमें यही सुनने को मिला कि इस तरह की मीटिंग्स उस टाइम तो नहीं हो रही थी, बट इट इज अ मस्ट, जरूर होनी चाहिए ताकि जहां भी बॉटल नेक्स हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उन्हें एड्रेस किया जा सके। जो पिछला सत्र हमारा पिछले रविवार को जब हम बात कर रहे थे तो उसमें हमने ये तो जान ही लिया कि रेगुलेशन 6 और रेगुलेशन 7 इन दोनों में प्रक्रिया दी गई है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी कैसे बच्चे को लीगली फ्री डिक्लेयर करेगी इस बारे में। तो वहां एसआईआर बच्चे के संबंध में सीडब्ल्यूसी के सामने सबमिट होनी चाहिए, डीसीपीयू की तरफ से भी रिपोर्ट सीडब्ल्यूसी के सामने सबमिट होनी चाहिए, और पुलिस की तरफ से भी रिपोर्ट लगनी चाहिए जहां अबेंडेंड बच्चे का मामला है वहां। और सरेंडर के केस में भी हमने देखा कि वो 60 दिनों का रिकंसिडरेशन जो टाइम है उसके बाद सीडब्ल्यूसी बच्चे को लीगली फ्री डिक्लेयर करती है। यहाँ जो लीगली फ्री डिक्लेयर करने वाला प्रोसेस है उसके कंप्लीट होते ही एलएफए सर्टिफिकेट, चाइल्ड स्टडी रिपोर्ट और मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट, ये तीनों ही जो दस्तावेज हैं ये कारा के केयरिंग्स पोर्टल पर अपलोड होने होते हैं एलएफए सर्टिफिकेट इशू होने के 10 दिनों के अंदर अंदर। जैसे ही एलएफए सर्टिफिकेट इशू हुआ उसके बाद 10 दिनों के भीतर भीतर ये केयरिंग्स पर तीनों ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाने चाहिए। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट और है वो है आईसीपी, इंडिविजुअल केयर प्लान। ये हर बच्चे का होना जरूरी है। इसमें तो सारे ही सीएनसीपीज आ जाते हैं, जितने भी बच्चे सीसीआई में रह रहे हैं या अगर नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर में है तो उनका इंडिविजुअल केयर प्लान तो बनना ही है। तो ये ध्यान थोड़ा सा कमिटीज को देना है, सोशल वर्कर्स को देना है। इसका जो फॉर्मेट है आपका फॉर्म 7 में दिया गया है, ये सभी को पता है। सीएसआर का जो फॉर्मेट है वो रेगुलेशंस के शेड्यूल 2 में दिया गया है। सीएसआर बहुत ही एक डिटेल्ड रिपोर्ट है, तो इसको हल्के में नहीं लेना है, इसको सही तरीके से और पूरी ईमानदारी के साथ फिल करना चाहिए, और सीएसआर को रेगुलरली अपडेट भी करना है, क्योंकि बच्चे का जैसे जैसे विकास होता है उसके जो विभिन्न पहलू हैं उनमें बदलाव भी आता है। तो यहाँ सीएसआर को अपडेट करके उसके बाद में ये जो अपडेशन है ये भी
केयरिंग्स पोर्टल पर आगे स्टेटस में मेंशन करना होता है। मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट का जो फॉर्मेट है वो शेड्यूल 3 में दिया गया है, और यहाँ शेड्यूल 3 के बाद ही शेड्यूल 4 में कुछ मेडिकल टेस्ट्स की लिस्ट दी गई है। इंस्टीट्यूशंस में जो बच्चे रह रहे हैं उनके ऊपर क्या मेडिकल टेस्ट कंडक्ट होने चाहिए, और ये जो मेडिकल टेस्ट कंडक्ट होंगे इनकी जो रिपोर्ट है वो MER के साथ संलग्न की जानी चाहिए। तो ये आप शेड्यूल 3 और शेड्यूल 4 में देख सकते हैं। MER का भी रेगुलरली अपडेशन जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब बच्चा छोटा है तो हो सकता है उसकी हेल्थ में कोई इश्यूज ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो रहा है तो कोई जेनेटिक डिसऑर्डर, कोई मेडिकल हेल्थ इश्यू सरफेस कर जाए। तो अगर इस तरह कोई सिग्निफिकेंट चेंज बच्चे की हेल्थ में नजर आता है तो उसको भी MER में अपडेट करना जरूरी है। ये जो फॉर्मेट्स मैं आपको बता रही हूँ इनका ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि कारा में कई बार इस तरह की रिपोर्ट्स गई हैं जो अप्रूव्ड फॉर्मेट में नहीं थी, तो वहां थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है। और दूसरी बात एक और जो कारा ने हाईलाइट की थी वो ये कि कई बार CSR और MER जो सबमिट की जाती हैं कारा में, यानी केयरिंग्स पोर्टल पर अपलोड की जाती हैं, उनमें डिस्क्रिपेंसीज हैं, विसंगतियां हैं, छोटी छोटी बातें हैं। जैसे CSR में एक बच्चे का जेंडर लिख दिया मेल और उसी बच्चे का जेंडर MER में फीमेल लिख दिया है, या CSR में बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ है वो कुछ और लिखी है और उसी में MER में कुछ और लिखी है। तो यहाँ जो ये छोटी छोटी बातें शायद जल्दबाजी की वजह से या पूरा ध्यान न देने की वजह से सोशल वर्कर्स कर जाते हैं, ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही वो रिपोर्ट्स हैं जो आगे प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स को रेफर की जाती हैं, और इनको देख करके ही प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स अपना डिसीजन लेते हैं बच्चे के बारे में। तो ये रिपोर्ट्स सही तरीके से तैयार होनी है। एक और जो दस्तावेज बनना होता है वो है लाइफ बुक। इसको आप मेमोरी एल्बम भी कह सकते हैं। जैसे हम अपने खुद के बच्चों की एक एल्बम बनाते हैं, बच्चे के फोटोग्राफ्स कैप्चर करते हैं, उन्हें एल्बम में सजाते हैं, उसी तरीके से जो ये अडॉप्टेबल बच्चे हैं इनकी भी एल्बम तैयार होनी चाहिए। जब ये CCI में है या स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी में है तो इनके रेगुलरली फोटोग्राफ्स क्लिक होने चाहिए। और अगर बच्चे के कोई इंटरेस्ट्स हैं, बच्चे ने किसी स्पेशल ओकेजन पर कोई एक्टिविटी, किसी गतिविधि में भाग लिया है, या कोई ड्राइंग बनाई है, जो भी मेजर इवेंट्स हैं बच्चे की लाइफ के, वो सभी इस लाइफ बुक यानी कि इस एल्बम में उल्लेखित किए जाने चाहिए। और इस एल्बम को जितना हो सके उतना प्लेजेंट, खुशनुमा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ पे इनफैक्ट रेगुलेशंस में ही कह दिया गया है कि जो बच्चे छोटे हैं, जैसे कि 6 महीने तक का बच्चा है, तो हर महीने उसका फोटोग्राफ लेना है और अपडेट करना है। 6 महीने से लेकर के 3 साल तक का बच्चा है तो हर 3 महीने में उसका एक फोटो लेना है और अपडेट करना है। और 3 साल से ज्यादा उम्र का अगर बच्चा है तो हर 6 महीने में उसका फोटो लेना है और अपडेट करना है। और फोटो भी जब लें तो बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म पहलू हैं, बड़े सटल एस्पेक्ट्स हैं कि बच्चे को थोड़ा सा तैयार करके बिल्कुल नीट साफ सुथरा बच्चा दिखना चाहिए, जैसे हम अपने बच्चे को तैयार करते हैं, और फिर बच्चे का फोटो लें, एक मुस्कुराता हुआ चेहरा उसका नजर आना चाहिए फोटो में। हम इनफेक्ट बंगाल जब गए थे तो वहां पर एक चीज हमें बहुत अच्छी लगी, जो केस फाइल होती थी बच्चे की, हर केस फाइल के ऊपर उन्होंने एक छोटी सी एल्बम बना करके रखी थी, और उस एल्बम में पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स जो थे बच्चे के, वो सारे हर एक एक, जैसे हमारी अपनी एल्बम होती है फोटो एल्बम, उस तरीके से एक मिनी एल्बम उन्होंने बना रखी थी, और सारे फोटोग्राफ्स उस छोटी सी एल्बम में लगा करके और उसको केस फाइल के ऊपर ही लगा रखा था, और जितना क्रिएटिव तरीके से वो उसे सजा सकते थे उन्होंने सजाया था। ये जो एल्बम है, ये जब बच्चा अडॉप्शन में चला जाता है तो बच्चे के लिए और उसके जो अडॉप्टिव पेरेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहता है,
क्योंकि बच्चा अपने बचपन को रिविजिट कर सकता है बाद में जब वो बड़ा हो जाता है। और एल्बम को देख कर के इवन अडॉप्टिव पेरेंट्स जो हैं वो अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चे की लाइफ इंस्टीट्यूशन में कैसी रही है, और उसके बच्चे के इंटरेस्ट क्या हैं, बच्चे का एक एप्टीट्यूड क्या है, एंड अकॉर्डिंगली पेरेंट्स को एक हेल्प मिल जाती है आगे बच्चे की अपब्रिंगिंग के लिए। तो ये कुछ रिपोर्ट्स हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको बहुत ध्यान से तैयार करना है। इसके आगे मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगी कि एक बेसिक प्रिंसिपल है अडॉप्शन का, और वो ये है कि जहां तक पॉसिबल हो बच्चा अपने ही सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण में रहे। तो यहाँ पे कोशिश यही होनी चाहिए कि बच्चा भारत में ही रहे। अगर अडॉप्शन में दिया जा रहा है भारत का बच्चा, तो पहले कोशिश ये होनी चाहिए कि कोई भारतीय परिवार ही उसे अडॉप्ट करे। तो यहाँ पे कानून ये कहता है कि जैसे ही सीडब्ल्यूसी बच्चे को अडॉप्शन के लिए लीगली फ्री डिक्लेयर करती है, तो वो एलएफए सर्टिफिकेट और सीएसआर और एमईआर जैसे ही कैरिंग्स पर अपलोड होते हैं, बच्चा इन कंट्री अडॉप्शन के लिए अवेलेबल हो जाता है। लेकिन अगर कोई भारतीय परिवार बच्चे को अडॉप्शन में नहीं लेता है 60 दिनों तक भी, यानी एक समय अवधि दी गई है 60 डेज की, अगर 60 डेज में बच्चा अडॉप्शन में नहीं जाता है तो फिर ये बच्चा इंटर कंट्री अडॉप्शन के लिए अवेलेबल हो जाएगा। अब ये जो समय अवधि है इसे बड़े बच्चों के केस में और सिबलिंग्स के केस में 60 दिनों से घटा करके 30 दिन कर दिया गया है, और जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं उनके केस में इस समय अवधि को घटा करके 15 दिन कर दिया गया है। इसका जो रीजन है वो ये बताया गया है कि जो भारतीय परिवार हैं वो बहुत ज्यादा इस तरह के बच्चों को अडॉप्शन में नहीं ले रहे हैं, इस तरह के अडॉप्शन को प्रेफर नहीं कर रहे हैं। मोस्टली इंडियन फैमिलीज छोटे बच्चे चाहती हैं और नॉर्मल बच्चे चाहती हैं। तो ये एक तरीके से दुर्भाग्यपूर्ण भी है, और यहाँ पर एक विरोधाभास भी क्रिएट हो जाता है, क्योंकि यही वो बच्चे हैं जिन्हें शायद ज्यादा देखभाल की और संरक्षण की जरूरत है। तो बेहतर ही होगा कि वो देश में ही रहें। तो यहाँ पर कारा की तरफ से एक इंडिविजुअल प्लेसमेंट कैटेगरी को भी शुरू किया गया, ताकि जो पेरेंट्स इस तरह के बच्चों को लेना चाहें, जैसे स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं या हार्ड टू प्लेस चिल्ड्रन हैं, तो वो इमीडिएट प्लेसमेंट कैटेगरी के थ्रू इन्हें ले सकते हैं। पर यहाँ पर भी अगेन एक पैराडॉक्स वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई, क्योंकि ये देखा गया कि कई ऐसी फैमिलीज हैं जो लेना तो चाहती थी एक नॉर्मल बच्चे को, लेकिन जो लंबा वेटिंग टाइम है उससे घबरा कर उन्होंने इमीडिएट प्लेसमेंट कैटेगरी के थ्रू किसी बड़े बच्चे को लिया या सिबलिंग्स को लिया या स्पेशल नीड वाले बच्चे को लिया, लेकिन बाद में क्योंकि कोप अप नहीं कर पाए, उसे संभाल नहीं पाए, तो फिर डिसरप्शन हो गया अडॉप्शन में। तो ये थोड़ा सा एक एरिया है जहां पर प्रॉब्लम्स देखी गई हैं, और यहाँ पर सभी स्टेक होल्डर्स को थोड़ा ज्यादा गौर करने की जरूरत है। तो यहाँ अडॉप्शन के रिगार्डिंग रेगुलेशंस में यही कहा गया है कि जहां भी स्पेशल नीड बच्चों के केसेस हैं तो थोड़ा सा सीडब्ल्यूसी भी इस पर ज्यादा ध्यान दे। इन बच्चों को ज्यादा देखभाल की जरूरत है, तो बच्चे की स्पेसिफिक कंडीशन क्या है इस बारे में प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट को एक सही जानकारी देना जरूरी है, ताकि उन्हें पता चले कि वो बच्चा जिसे वो अडॉप्ट कर रहे हैं उसकी क्या कंडीशन है और उसे कैसे हैंडल किया जा सकता है, उसकी केयर कैसे की जा सकती है। तो यहाँ बच्चे के केस में थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है, और जो बड़े बच्चे हैं या सिबलिंग्स हैं उनके केस में ये देखा गया है कि इन बच्चों का अडॉप्टिव फैमिलीज के साथ जो सामंजस्य है, एडजस्टमेंट है, वो थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि अडॉप्शन से पहले ही इनकी अडॉप्टिव फैमिली से मिलाई जो है वो अच्छे से की जाए। तो यहाँ पर फोन के द्वारा बात करवा के, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, या फिर फोटोग्राफ्स दिखा करके थोड़ा सा परिवार को और बच्चे को आपसी
तौर पर परिचित करवाया जा सकता है, उन्हें फैमिलियर किया जा सकता है एक दूसरे से। तो इस पर भी थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है। हार्ड टू प्लेस कैटेगरी जो है उसमें वो बच्चे रखे गए हैं जो किसी माइनर हेल्थ इश्यू या किसी माइनर अपीयरेंस की वजह से अडॉप्शन में नहीं गए हैं। तो यहाँ भी कारा को ये पावर है कि इनके लिए एडिशनल एफर्ट्स किए जा सकते हैं। तो इमीडिएट प्लेसमेंट कैटेगरी के थ्रू इन्हें उपलब्ध करवाया जा सकता है। और यहाँ इस तरह के जो बच्चे हैं इनके केसेस में कारा ने एक सर्कुलर इशू किया था कि अगर लोकल लेवल पर सारा या सा को कोई अप्रोप्रिएट फैमिली के बारे में नॉलेज है तो कारा को इसकी इंफॉर्मेशन दी जा सकती है। सो कहने का मतलब ये है कि जहां भी इस तरह के केसेस हैं वहां थोड़ा सा एडिशनल एफर्ट्स स्टेक होल्डर्स की तरफ से किया जा सकता है ताकि बच्चे देश में ही रहें और इनको एक सही फैमिली मिल सके। आपको पिछली बार जैसा कि तपोव्रत जी ने पूरा प्रोसेस बताया था कि इन कंट्री अडॉप्शन का प्रोसेस क्या है और इंटर कंट्री अडॉप्शन का प्रोसेस क्या है। तो ये दो फ्लो चार्ट मैंने यहाँ पर स्लाइड में दिखाए हैं। इसमें अगेन मैं ये बात साझा करना चाहूंगी कि जो पोस्ट अडॉप्शन फॉलोअप होता है वो इन कंट्री अडॉप्शन में भी है 2 साल के लिए और इंटर कंट्री अडॉप्शन में भी है 2 साल के लिए। अब जब हम इंटर कंट्री अडॉप्शन की बात करते हैं तो बहुत एक स्वाभाविक सी बात है कि अगर पोस्ट अडॉप्शन फॉलोअप में ये पता चलता है कि बच्चा फैमिली के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा है तो फिर वहां अगर डिसरप्शन होता है तो थोड़ा मामला पेचीदा हो सकता है। क्योंकि इन कंट्री अडॉप्शन में तो ऐसा है कि अगर डिसरप्शन होता है तो बच्चा वापस एजेंसी में आ जाएगा, डिसोल्यूशन होता है तो कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू जो अडॉप्शन हुआ था उसे कैंसिल कर दिया जाएगा और फिर बच्चा वापस एजेंसी में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो एजेंसी जिससे बच्चा अडॉप्शन में दिया गया है और वो एजेंसी जो कि पोस्ट अडॉप्शन फॉलोअप रिपोर्ट तैयार करती है, ये दोनों ही एजेंसीज आपस में कोऑर्डिनेट कर सकती हैं। हालांकि यहाँ भी बहुत क्लियर कट गाइडलाइंस नहीं दी हैं कानून में। तो कई बार ऐसा होता है कि जो एजेंसी पोस्ट अडॉप्शन फॉलोअप रिपोर्ट तैयार कर रही है और जिस एजेंसी से बच्चा गया है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है। पर अभी रिसेंटली क्योंकि ऐसे केसेस ज्यादा हुए डिसरप्शन के तो आजकल एजेंसीज आपस में थोड़ा कोऑर्डिनेट करने लगी हैं। लेकिन जब इंटर कंट्री अडॉप्शन का मामला आता है तो उसमें कानून ये कहता है कि जब डिसरप्शन होगा तो बच्चा जिस कंट्री में गया है वहां के कानून के हिसाब से आगे उसका पुनर्वास किया जाएगा, रिहैबिलिटेशन होगा। और अगर रिहैबिलिटेशन नहीं हो पाता है उस कंट्री में तो फिर इंडियन डिप्लोमेटिक मिशन और वहां की जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है वो मिलकर के बच्चे को भारत में रिपैट्रिएट करेंगे। तो यहाँ फिर कारा को केस टू केस बेसिस पर हर केस में इंटरवीन करना होगा और बच्चे को यहाँ वापस देश में लेकर आया जाएगा। तो ये ठीक है कानून में लिखा है पर प्रैक्टिकली थोड़ा सा मुश्किल इशू है। तो इसलिए कहीं ना कहीं सभी जो इस फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं उनका यही मानना है कि पहली कोशिश यही होनी चाहिए कि बच्चा देश में ही रहे। और यहाँ इनफैक्ट मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि जब 90 का दशक था 90s में, जबकि अडॉप्शन प्रोविजंस बहुत ज्यादा स्ट्रीमलाइन नहीं थे, तो ऐसे केसेस कई हुए जहां अडॉप्शन एजेंसीज से बच्चे इंटर कंट्री अडॉप्शन में गए और इन बच्चों की जो सोर्सिंग थी वो इलीगल तरीके से की गई थी। तो अभी तो प्रोविजंस काफी स्ट्रीमलाइन हो गए हैं। तो इस बात पर गौर करना है कि किसी भी तरह की अनएथिकल प्रैक्टिसेस ना हों। तो कुछ साराज ने ये चिंता जताई थी अभी रिसेंटली कि ऐसा देखा जा रहा है और ये एक चिंताजनक ट्रेंड है कि बड़ी उम्र के जो बच्चे हैं वो इन कंट्री अडॉप्शन के लिए तो सहमति नहीं दे रहे लेकिन इंटर कंट्री अडॉप्शन के लिए कंसेंट दे रहे हैं। यानी बच्चे ही इंटर कंट्री अडॉप्शन के लिए ज्यादा विलिंग है, ज्यादा इच्छा दिखा रहे हैं। तो अगर कहीं पर भी किसी भी लेवल पर बच्चों की इस तरह की ट्यूटरिंग हो रही है तो ये अनएथिकल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि बाहर विदेश में
ठीक है, आर्थिक साधन सुविधा है, वहां के परिवार बच्चे को शायद ज्यादा साधन सुविधा। आपका माइक म्यूट हो गया, कविता जी माइक अनम्यूट कर लें। कविता जी माइक म्यूट अनम्यूट कर लें, आपका माइक म्यूट हो गया है। कितनी देर पहले हुआ ये? नहीं नहीं हो गया, 1 सेकेंड, ठीक है चलिए। अच्छा, जी अभी ठीक है, हाँ आवाज आ रही है, वीडियो जी है? जी जी जी। तो ये मैं इसी स्लाइड पर थी, दिस स्लाइड इज विजिबल टू एवरीवन ना? ठीक है चलिए आगे चलते हैं जी। ठीक है, तो मैं इसी बारे में कह रही थी कि अनएथिकल प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए। किसी भी तरह का अगर इलीगैलिटी हो रही है या इरेगुलरिटी है, कोई मिसयूज हो रहा है पावर्स का, मिस रिप्रेजेंटेशन है, अगर फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स हो रहे हैं, सामने रखे जा रहे हैं, या किसी को प्रलोभन दिया जा रहा है, अगर मदर्स को दबाव में लाकर या किसी तरह का प्रलोभन देकर के बच्चे सरेंडर करवाए जा रहे हैं, इस तरह की कोई भी अगर अनएथिकल प्रैक्टिस सामने आती है तो ये अथॉरिटीज के संज्ञान में लाना जरूरी है। और यहाँ पर जो रेगुलेशन 23 से लेकर 29 है वो बहुत ही क्लैरिटी के साथ इस बात को सामने रखती हैं कि अगर किसी भी तरह की इलीगैलिटी या इरेगुलरिटी है तो फिर जो स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी है उसका जो रिकॉग्निशन है वो सस्पेंड होगा, उसके बाद में इंक्वायरी होगी एंड इट कैन बी रिवोक्ड। तो यहाँ पर CWCs भी इस बात का ध्यान रखें, सभी सोशल वर्कर्स भी इस बात का ध्यान रखें। कारा की तरफ से एक सर्कुलर अडॉप्शन फी के बारे में भी अभी रिसेंटली इशू किया है कि पहले एक्चुअली ये कहा गया था कि जो अडॉप्शन फी का पेमेंट है वो चेक के थ्रू या ड्राफ्ट के थ्रू किया जा सकता है, लेकिन अभी रिसेंटली ये सर्कुलर निकाला गया है कि सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट ही एक्सेप्टेबल है। तो इस बारे में भी कारा की तरफ से जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो फॉलो किए जाने चाहिए। प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स की तरफ से अडॉप्शन फी तो ली जा सकती है जो कि ऑथराइज्ड है, लेकिन किसी भी तरह का डोनेशन या एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं लिया जा सकता है, वो भी अनलॉफुल होगा। तो ये कुछ प्रैक्टिसेस हैं जिनको ध्यान में रखना जरूरी है, जो अनलॉफुल मानी गई हैं। आई थिंक यहाँ मैं कंक्लूड करूंगी ताकि जो अगले एक्सपर्ट हैं वो अपनी बात रख सकें, और अगर कारा से कोई और सर्कुलर्स हैं इसके रिगार्डिंग तो वो शेयर किए जा सकें। जी थैंक यू कविता जी। आप स्लाइड मोड से बाहर आ जाए, प्रेजेंटेशन मोड हाँ से। जी। तपोव्रत आप सुन रहे हैं? तपोव्रत जी, यस सर, जी आई सर। थिंक ऑलमोस्ट कविता जी ने थ्योरेटिकल सारा एस्पेक्ट कवर कर लिया है। दो तीन चीजें हैं, जैसे कि उन्होंने बताया कि बच्चे ही इंटर कंट्री अडॉप्शन पे जाने के लिए अपनी सहमति दे रहे हैं। इसमें बहुत बड़ा योगदान CCI एंड साका होता है, जो इस प्रकार से उनको ट्रेंड करते हैं, उनको ग्रूम ऐसा करते हैं, उनको उनके सामने ऐसी चीजें प्रेजेंट की जाती हैं। तो इन सारी चीजों पे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे बातचीत करने के लिए मैं तपोव्रत जी को आमंत्रित करता हूँ। तपोव्रत जी जी ओवर टू यू। सर, नॉर्मली मैम ने जैसे बोला है, एक मैंने भी सा में काम किया है। नॉर्मली होता क्या है, कोई कोई सा तो ऐसे प्रिपेयर भी कराता है कि इंटर कंट्री चले जाए, उनको ज्यादा फीस मिले। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, बच्चे जब उनके दोस्त इंटर कंट्री चले जाते हैं, उनके पेरेंट्स आते हैं, देखते हैं कि ये लोग इंटर कंट्री चले जाते हैं और इतना वो आके सा में प्यार करते हैं, उनको लेके जाते हैं, तो उनका भी ये ऑटोमेटिकली मन बन जाता है कि वो भी इंटर कंट्री ही जाए। तो कभी कभी सा अगर फोर्स नहीं भी करते, बच्चे खुद बोलते हैं मुझे इंटर कंट्री जाना है। तो ये एक दो एस्पेक्ट है। और पहला जो है ये है कि सास या CCI ये बच्चों को अच्छे से काउंसलिंग नहीं करते, जितना काउंसलिंग करना चाहिए उतना काउंसलिंग नहीं करते हैं। वो प्रिपेयर नहीं कराते हैं बच्चों को कि वो एडॉप्शन में जाएंगे, एक पेरेंट्स मिलेंगे, एक फैमिली मिलेंगे, वो एक प्रिपेयर नहीं कराते हैं। क्योंकि आप ये भी कह सकते हैं कि अच्छे सोशल वर्कर्स वहाँ पे नहीं है या काउंसिलर्स नहीं है, वेल क्वालिफाइड नहीं है, ये भी बोल सकते हैं टू सम एक्सटेंट। अगर है भी तो वो प्रिपेयर नहीं कराना चाहते क्योंकि उनको फंड नहीं मिलेगा जो 2000 मिलते हैं उनको CCI को या जो भी है, इसीलिए उनको प्रिपेयर नहीं कराना चाहते एडॉप्शन के लिए। ऐसा भी होता है। तो ये CWC को ये इंश्योर करना है कि ऐसा ना हो।
प्रॉपर विजिट करना है कि बच्चों को प्रिपेयर किया जा रहा है वहाँ CCI में या सा में फॉर अडॉप्शन। और काउंसलिंग प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन दिस प्रोसेस, कि एक प्रॉपर काउंसलिंग हो रहा है बच्चों का। और डिस्ट्रप्शन रिजोल्यूशन के बारे में जो मैम बोल रहे थे, हम लोग ये देखने को मिलते हैं कि बार बार एक बच्चा रिजोल्यूशन, स्पेशली मैं जब कारा में काम कर रहा था तो मैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ही देख रहा था, सेंट्रल रीजन का मैं रीजनल हेड था। तो इस रीजन में ज्यादा डिस्ट्रप्शन रिजोल्यूशन होते हैं। शायद मैं ही एक अकेला वहां पे एक कंसल्टेंट था जिसने ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रप्शन रिजोल्यूशन में डील किया है, फाइल्स पुट अप किया है। तो जो मुझे देखने को मिला है 2-3 पॉइंट काउंसलिंग की कमी होने के वजह से, या जो स्टेक होल्डर्स है वो अच्छे से प्रॉपरली उनको मॉनिटर नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक बच्चा बार बार वापस आ रहा है सा में, उनको एक काउंसलिंग का जरूरत है, लेकिन काउंसलिंग अच्छे से नहीं हो रहा है। उसके बाद काउंसलिंग उनको नहीं किया, उसके बाद फिर भेज दिया उनको अडॉप्शन में, फिर डिस्ट्रप्शंस हो रहे हैं। तो वहां पे लैक ऑफ काउंसलिंग इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर। हम लोग ये देख रहे हैं कि बच्चे को भेज रहे हैं, फिर से वो वापस आ रहा है, तो वो हम लोग सक्सेस नहीं हो रहे हैं। और 1-2 बार करने के बाद बच्चा भी फेड अप हो जाएंगे, और वो पेरेंट्स जिसके साथ डिस्ट्रप्शन हुआ है वो भी फेड अप हो जाएंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम ये पेरेंट्स का गलती है, हम लोग मानते हैं, लेकिन कभी कभी 5% 10% ये भी देखने को मिलता है कि बच्चे भी बहुत शरारत करते हैं वहां पे जाके। और उस फैक्टर में भी लैक ऑफ काउंसलिंग ही है। पेरेंट्स को भी अच्छे से काउंसलिंग नहीं कर रहे हैं सोशल वर्कर्स जो घर में जाते हैं, या जो काउंसलिंग एक सा में, DCPU में या सारा में मिलना चाहिए फॉर पेरेंटिंग, की उनको पेरेंटिंग कैसे करना है वो भी नहीं मिल रहा है। तो वो काउंसलिंग, लैक ऑफ काउंसलिंग की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रहा है। इसीलिए काउंसलर्स सा में या CWC के पैनल में या DCPU में या सारा के पैनल में social workers और counselors, professional counselors, social worker, master in social work, I'm not talking about master in social work, but professional counseling होना बहुत important है, जो एक professional counseling दे सकते हैं। तो सारा के पैनल में भी एक professional counselor और अलग से social worker होना बहुत important है, mandatory है। ये देखने के लिए, ये देखना बहुत important है, ये इंश्योर करना सारा का, कारा का ये रोल है कि उनको एक प्रोफेशनल काउंसलर भी रखना है। थर्डली जो है, जो डिसोल्यूशन, मैंने उस दिन भी बोला था, डिसोल्यूशन के टाइम पे ऐसा केस देखने को मिलता है जब डिसोल्यूशन उनको माना जाता है जो कोर्ट ऑर्डर आने के बाद एडजस्टमेंट डिफिकल्टी होता है पेरेंट्स और बच्चे के साथ, और वो बच्चा लौटाना चाहते हैं। कोर्ट ऑर्डर और एनालमेंट के लिए फाइल कर देते हैं पेरेंट्स, लेकिन एनालमेंट होने के पहले ही बच्चा वो लोग लौटाना चाहता है फॉर एडजस्टमेंट डिफिकल्टी। तब वो सा पहुंच जाते हैं, और सा डायरेक्टली ले नहीं सकते क्योंकि वो एडॉप्शन फाइनलाइज हो गया है। तब वो प्रोड्यूस करते हैं CWC में, और CWC भी कभी कभी ऐसा होता है कि वो बच्चा ले लेना नहीं चाहता क्योंकि आपका ऑलरेडी एडॉप्शन हो गया, हम लोग नहीं लेंगे। आप जब एनालमेंट होंगे, कोर्ट जब ऑर्डर करेंगे कि आपका ये हम लोग ठीक है, हम लोग ने एनालमेंट कर दिया, तभी हम लोग वापस लेंगे। उस टाइम पे CWC को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, CWC को वापस ले लेना चाहिए एक ऑर्डर दे के सा को कि शॉर्ट टर्म केयर एंड प्रोटेक्शन के लिए फिर से रखना है, और एक अंडरटेकिंग भी पेरेंट्स से ले लेना है कि बच्चे को आप जब तक एनरोलमेंट नहीं होगा, बच्चा आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा। एक ऐसा लेके एक रख लेना चाहिए, क्योंकि बच्चा उनके साथ अगर बच्चा रहेगा, उनके बच्चे के लिए हिट के, अब बच्चे की सेफ्टी और कस्टडी के लिए खराब भी हो सकते हैं। तो ऐसा केसेस बहुत सारा आया है। तो CWC को भी ये अप्रोच लेना चाहिए, पॉजिटिव अप्रोच लेना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि बच्चे को ले लिया जाए, ना कि उनके साथ वापस भेज दिया जाए। कभी कभी ऐसे भी देखने को मिलता है कि CWC भेज देते हैं और तभी प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं। वहां पे जाके बच्चे रहना नहीं चाहते, भाग जाते हैं, पेरेंट्स भी लौटा देना चाहते हैं, ऐसे इश्यूज हुआ है। और सेकेंडली जो है, पेरेंट्स का जो काउंसलिंग है, पेरेंट्स का काउंसलिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। CWC को ये भी इंश्योर, CWC का यहाँ पे इतना रोल नहीं है, लेकिन फिर भी CWC को ये भी देखना है कि पेरेंट्स का जो है काउंसलिंग सा जो करते हैं वो भी अच्छे से हो रहा है, या बच्चे का जो मैम ने जैसे बोला इंडिविजुअल केयर प्लान बनाना है, वो भी एक अच्छे से बन रहा है। और ये भी देखना है कि
CSR MER जो बनाया है ये सा का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, CWC यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन ये भी देखना है बच्चे के फाइल में सारा अटैच होता है, इंडिविजुअल केयर प्लान, CSR MER, लीगली फ्री सब वहाँ पे अटैच होता है। ये भी चेक करना है कि सारे अच्छे से प्रॉपरली बना है कि नहीं, फोटोज जो है वो अच्छे से लगा है कि नहीं। मैम ने जैसे बोला था फोटोज, एक डिसेंट फोटो लेना है। कभी कभी ऐसे देखने को मिलता था जब हम लोग वहां पे कर रहे थे कारा में काम, की बच्चे का हॉस्पिटलाइज जब थे, जब उनके नाक में ट्यूब लगा हुआ था, उसके उसी टाइम का फोटो दे देते हैं। जब पेरेंट्स को वो फोटो देखने को मिलता है वो हेजिटेट हो जाता है कि बच्चा कोई बीमार तो नहीं है, ये नहीं है। तो ये भी ध्यान रखना है कि सा जो अपलोड करते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स, जो फोटोज, वो ढंग का हो, कि ना कि कुछ भी वो डाल दे। कभी कभी ऐसा डाल देते हैं बहुत फोटो की, बहुत मतलब अच्छे क्लॉथ्स नहीं है उनके, प्रॉपर क्लॉथ्स नहीं है, या बहुत डर्टी मोड पे वो डाल देते हैं फोटोज, वो भी नहीं होना चाहिए। ये भी हम लोग ध्यान में रखना चाहिए कि सा ऐसे काम ना करे या CCI ऐसे काम ना करे। नॉर्मली सा ही अपलोड करते हैं, CCI का यहाँ पे रोल नहीं है, लेकिन सा को मॉनिटर करना भी रोल CWC का है। CWC को भी ये देखना है कि सा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं। बस यही, बाकी तो पहले सेशन में ही हम लोगों ने सारे डील कर लिया था, मैम ने अच्छे से बोल ही दिया था। यही जो फ्यू पॉइंट्स जो अभी मन में आया मैंने बोल दिया। कुछ क्वेश्चन है तो अभी हम लोग क्लियर कर। हाँ, थैंक यू तपोव्रत जी। क्वेश्चंस काफी सारे हैं। क्वेश्चंस जाने से पहले एक छोटी सी घटना मैं अपने कार्यकाल की रखना चाहूंगा, आपको भी आइडिया है। थोड़ी बहुत किस लेवल पे गलतियां हुई, CWC CCI साहब बच्चे एडॉप्शन पे चले गए और US चले गए, और 3-4 महीने बाद या 6 महीने बाद बच्चे के पेरेंट्स आ गए। पेरेंट्स का कहना है कि हमें बताया नहीं गया कि बच्चे अडॉप्शन पे जा रहे हैं, हमने तो हॉस्टल समझ के डाला था, एक बड़ी संस्था का काम था, उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकते थे। संस्था का कहना है कि 2 साल से हमारे पास आए नहीं, तो हमने इसको लीगली फ्री कर दिया कि भाई 2 साल से पेरेंट्स मिलने नहीं आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे। इन दोनों के बीच में कहानी उलझी हुई है, हैबियस कॉर्पस लगा हुआ है हाई कोर्ट के अंदर। आई डोंट नो अभी उसमें क्या डिसीजन हुआ है। तो छोटी मोटी गलती में जब खास करके बच्चे विदेश चले जाते हैं तो ये सारी समस्याएं बहुत बड़ी हो जाती हैं। अगर प्रिलिमिनरी स्टेज पे इसको हम कंट्रोल कर लेंगे तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब ममता जी ने हैंड रेज किया है, आज जो हैंड रेज किया है सबको मौका मिलेगा अपनी बात रखने का। अब ममता जी CWC चेयरपर्सन है रीवा से। ममता जी आप अपनी बात रखें। ममता जी। सर मेरी एक छोटी सी मतलब क्वेरी है, मैं जानना चाहती हूँ कि हमारे जिले में सर बिलासपुर से एक बच्चा अडॉप्ट हो के आया सर, अभी 2 साल पहले आया, और अभी पता चला सर कि बच्चे के संग जो माँ है वो बहुत मारपीट करती है, बच्चे को बहुत प्रताड़ित कर रही सर, कुपोषण की स्थिति तक बच्चा पहुँच गया। तो क्या कहते हैं उस बच्चे के संग हम क्या कर सकते हैं सर। बिलासपुर का बच्चा है सर, हम क्या उसको ला के और मात्र शिशु गृह में रख सकते हैं? 5 साल से छोटा बच्चा है सर। मैम आप ये कर सकते हैं, अगर बिलासपुर के हैं तो उनके जो CWC है या DCPU है उनको ये इन्फॉर्म करिए कि ऐसा हो रहा है। और मैम उनको ये बोल दीजिए, और ये सारा और कारा को भी जब आप बोलिए एक मेल के थ्रू ही बोलिए कि ऐसा ऐसा हो रहा है, और इमीडिएटली एक एक्शन या एक होम विजिट के दरकार है। ऐसे पहले भी हुआ है और ऐसे केसेस में रेस्क्यू भी किया गया है बच्चे को वहां पे जाके। इसीलिए आप तुरंत CWC, DCPU, सारा और कारा को आप एक ट्रेल मेल में रख के आप तुरंत उनको इन्फॉर्म कर दीजिए कि ऐसा हो रहा है। मैम इस केस में थोड़ा सा मैं भी ये कहना चाहूंगी, अगर आपको ये इंफॉर्मेशन मिली है कि बच्चे के साथ किसी भी तरह का अब्यूज हो रहा है, मतलब मारपीट हो रही है, बच्चे को सही से